आज का हमारा जो टॉपिक है ज्योग्राफी चैप्टर 7 टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, ठीक है ना। और इसके पहले हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटी देखा, फिर हम लोगों ने सेकेंडरी एक्टिविटी देखा, और ये एक छोटा सा टॉपिक है टर्शियरी एक्टिविटी। ये चैप्टर आपका बहुत तेज खत्म हो जाएगा और बोर्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आपका प्राइमरी सेकेंडरी और इसके बाद जो चैप्टर आएगा इंटरनेशनल ट्रेड या और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाला। तो हम पहले कुछ चीज़ें हम इसमें समझ लेते हैं कि टर्शियरी एक्टिविटी होता क्या है। टॉपिक आपका क्या है? टर्शियरी एक्टिविटीज। ये टर्शियरी एक्टिविटीज होता क्या है? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्राइमरी एक्टिविटी है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो भी लिंक प्रोवाइड करे उसको हम टर्शियरी एक्टिविटी कहते हैं। टर्शियरी एक्टिविटी का मेन काम आपका होता है सर्विस देना। क्या देना? सर्विस प्रोवाइड करना। वो सर्विस किसी की तरह हो, किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सेवा दे रहा हूँ। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, है ना। कोई आपके सामान को, जैसे मान लीजिए कि आपने गेहूं का उत्पादन किया प्राइमरी एक्टिविटी में, और उस गेहूं को कहाँ ले जा रहे हैं? मिल में ले जा रहे हैं, फैक्ट्रीज में ले जा रहे हैं। किसके द्वारा आप ले जा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप ले जा रहे हैं, है ना। तो वो किस में आ जाएगा? टर्शियरी एक्टिविटी में। किसी भी तरह की सर्विस, आजकल आप देखे होंगे जोमेटो, है ना, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? ये सब के सब टर्शियरी एक्टिविटीज में ही आएंगे। और यूं कहो तो टर्शियरी एक्टिविटीज के ही छोटे भाई क्वाटरनरी और क्वाटरनरी एक्टिविटी भी होते हैं। अभी जब टर्शियरी एक्टिविटी खत्म हो जाएगा तो छोटा सा टॉपिक है क्वाटरनरी एक्टिविटी और क्वाटरनरी एक्टिविटी, दोनों हम खत्म कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीजों को देखते हुए कि ये चीजें हैं क्या। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ा। उसके बाद हमने सेकेंडरी पढ़ा। टर्शियरी के बारे में छोटी मोटी बातें मैं आपको अभी बता दिया हूं, है ना। फिर हम देखेंगे क्वाटरनरी एक्टिविटी को, और क्वाटरनरी के बाद क्या देखेंगे हम? क्वाटरनरी एक्टिविटी को। तो ये दोनों बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, ये दोनों काफी छोटे टॉपिक हैं। इसमें मैनेजमेंट के लोग आ जाएंगे, इसमें थोड़ा पढ़े लिखे प्रोफेशनल जैसे टीचर हो गए, टीचर नहीं प्रोफेसर हो गए, है ना, ये लोग आ जाएंगे। तो जब ये लास्ट में टॉपिक आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। इस चैप्टर का जो बेसिक चीज है टर्शियरी है, तो टर्शियरी को हम धीरे धीरे समझते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में आप लोगों ने कल पढ़ लिया था, है ना। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, है ना, लंबरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, सारे किसमें आएंगे? प्राइमरी एक्टिविटीज में आएंगे। उसके बाद आपने क्या देखा? सेकेंडरी एक्टिविटी आप लोगों ने देखा। सेकेंडरी में स्मेल्टिंग, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कल आप लोगों को पढ़ा दिया गया था पिछले चैप्टर में। अब हम देखेंगे टर्शियरी एक्टिविटीज, जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है। टर्शियरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर, है ना। सबसे पहले ये सर्विस सेक्टर से रिलेट करता है। जो भी चीजें सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसमें आएंगी? टर्शियरी एक्टिविटी में आएंगी। मैन पावर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। अब देखो टर्शियरी सेक्टर में भी तुमको सर्विस सेक्टर को समझना है। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? मैन पावर। वहां पे लोग होने चाहिए, है ना। इन डेवलप्ड इकोनॉमी मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स get employment in tertiary activity and a moderate proportion is employed in the secondary sector and primary sector। ध्यान से समझिएगा, आज के समय में जो डेवलप्ड इकोनॉमी जहाँ पे है, जहाँ पे डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है, या फिर जो डेवलप्ड हो चुके हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोग किधर एम्प्लॉयड हुए हैं? कहाँ पे वो नौकरियां कर रहे हैं? टर्शियरी सेक्टर में कर रहे हैं। पुराने समय में लोग किसको प्रिफर करते थे? बहुत पुराने समय में, जैसे कि मान लीजिए आपके बाबा वगैरह के टाइम में, है ना, आज से लगभग 70-80 साल पहले लोग किसमें सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी एक्टिविटी में फोकस कर, खेतों में काम करना, है ना, यहाँ पे रोजगार अपना ढूंढते थे। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लोग कहाँ जाना पसंद करने लगे? सेकेंडरी एक्टिविटीज में, कंपनी में।
लेकिन अब दोनों के बीच में लिंक कौन जोड़ रहा है? एक टर्शियरी एक्टिविटी है। आप देखेंगे कॉल सेंटर पे लोग फोन पे बातें कर रहे हैं, है ना, घर बैठे बैठे एआई के माध्यम से काम हो जा रहा है, तो वो आपका टर्शियरी एक्टिविटी है। टर्शियरी एक्टिविटी इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है कि टर्शियरी एक्टिविटी में दोनों चीजें आती हैं, प्रोडक्शन भी आता है और क्या आता है, एक्सचेंज भी आता है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? प्रोडक्शन और एक्सचेंज से आप क्या समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखना, इसमें आप कोई चीज पैदावार नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि सिंपल भाषा में समझो कि अगर तुम कोई काम करना चाहते हो, है ना, जैसे कि मान लीजिए मैं मार्केट गया, मुझे किस चीज की जरूरत है? सब्जी की जरूरत है, मुझे सब्जी मिल गई, है ना। जैसे कि तुम कोई कंपनी खोले हो, समझना बात को, और तुम अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो, तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो चीजें तुम कर सकते हो, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? प्रोडक्शन है। और एक्सचेंज का मतलब मैं मार्केट गया, पैसा दिया और पैसे के बदले मुझे क्या मिल गई? सब्जी मिल गई। तो ये क्या आपका हो गया? एक्सचेंज आपका हो गया, है ना। द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विस। देखो यहां पे प्रोडक्शन को समझाया है। प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विस दैट आर कंज्यूम, जो भी हम कंज्यूम कर सके, है ना। एंड एक्सचेंज इन्वॉल्व ट्रेड, और एक्सचेंज क्या दिखा रहा है? ट्रेड को दिखा रहा है। ट्रेड का मतलब पैसा दिया, सब्जी मिल गई, यह व्यापार दिखा रहा है। और जो भी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लेकर आए, अब मार्केट से सब्जी लेकर आए, सब्जी की हमें जरूरत क्यों थी? हमारी भूख मिटाने के लिए। हमने उस सब्जी को खाया और हमारा पेट भर गया। तो जो हमारा पेट भरा है वो क्या हमारे लिए? प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन की तरह काम कर रहा है। समझ आएगा ना। अब देखो इसमें हेल्प क्या करता है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी दैट आर यूज्ड टू ओवरकम डिस्टेंस। और सबसे ज्यादा महत्व इसमें रखता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। इसके माध्यम से हम डिस्टेंस को भी ओवरकम कर देते हैं। पहले के समय में क्या था? अगर किसी व्यक्ति को श्रीनगर से तमिलनाडु जाना था तो 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे। अब लगभग आप 1.5 से 2 घंटे में फ्लाइट के माध्यम से जा सकते हैं, है ना। टर्शियरी एक्टिविटी में एक और इंपॉर्टेंट देखेंगे सबसे ज्यादा हम लोग, ट्रांसपोर्ट, टीचिंग और टिफिन सर्विस। देखिए तीनों अलग अलग तरह के ही काम है, पर तीनों क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? कोई प्रोडक्शन थोड़ी कर रहा है, आपके सामान को या आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा रहा है। टीचिंग से मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? प्रोडक्शन के रूप में मुझे क्या मिलेगा? सॉरी, एक्सचेंज के रूप में मुझे क्या मिलेगा? वेजेस या सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मुझे मिल जाती है और मैं आपको पढ़ा देता हूं। उस सैलरी से मेरे जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो वो जो बेसिक नीड्स पूरे हो रहे हैं वो क्या है? वो प्रोडक्शन है मेरे लिए। तो टर्शियरी एक्टिविटीज में हमारे नीड और प्रोडक्शन दोनों पूरे हो जा रहे हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज के कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ इसके टाइप्स भी छोटे मोटे हैं, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब कोई भी चीज खरीदो और उसको बेचो, है ना, बाय एंड सेल। ट्रांसपोर्ट आपका हो गया, अभी आपको समझा दिए हैं। कम्युनिकेशन, आप फोन पे बात करते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, ईमेल के माध्यम से बात करते हैं, इंटरनेट वगैरह सारा किसमें आ जाएगा? कम्युनिकेशन में आ जाएगा। सर्विस में अभी टीचिंग क्या है? एक तरह की सर्विस है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? एक तरह की सेवा दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, और उसके टाइप्स में थोड़ा एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स को। किसको? ट्रेड एंड कॉमर्स को। ट्रेड इज एसेंशियल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोड्यूस एल्सवेयर। किसी भी चीज को, चाहे वो कहीं भी प्रोड्यूस हुआ हो, उसको खरीदना और उसको बेचना क्या कहलाएगा? ट्रेड एंड कॉमर्स कहलाएगा। The towns and cities where all these works takes place are known as trading center। जहां पे ये बाइंग और सेलिंग हो रहा है, वो कोई भी कस्बा हो, कोई भी शहर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग सेंटर बोलेंगे, जहां पे ये बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी हो रही है। पर ये एक्टिविटी बेटा कई प्रकार की होती है, समझने की कोशिश करना। कहीं कहीं तुम देखे होगे कि गांव के एरिया में कभी कभी शुक्रवार का बाजार लगता है, बुधवार का बाजार लगता है, मंगलवार। वो बाजार या तो हर शुक्रवार को लगेगा या तो महीने में किसी 2 शुक्रवार को लगेगा। और कहीं कहीं होता है डेली शाम को बाजार लगता है ना। इस आधार पे भी देखा जाता है। ट्रेडिंग सेंटर में बी डिवाइडेड इनटू रूरल
एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर। ट्रेडिंग सेंटर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, या तो वो ग्रामीण लेवल का होगा, है ना, रूरल लेवल का होगा, या तो वो शहरी लेवल का होगा, अर्बन लेवल का होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे रूरल मार्केटिंग सेंटर। अच्छा, इसको गलती से रूरल मत पढ़ना, ये क्या है? रूरल है, RURAL। इसका मतलब क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र, है ना। रूरल मार्केटिंग सेंटर कैटर टू नियर बाई सेटलमेंट। ये एक्चुअली ऐसे मार्केट कहाँ लगते हैं जहां पे सेटलमेंट हो, जहां पे लोग हो, जहां पे लोगों की डेंसिटी हो। एक बात बताओ, तुम्हारा गांव यहाँ है, ताल में तुम्हारा दुनिया भर का खेत है, वहां पे मार्केट लगाने का क्या फायदा? मार्केट तो वहां रहेगा तुम्हारे गांव के ठीक बाहर, जहां बहुत बड़ा खलिहान हो, वहां पे कहीं छोटा मोटा मार्केट लग जाएगा। गांव के लोग जैसे ही गांव से बाहर निकले, बाहर मार्केट है, सामान वगैरह अपना खरीद लिए, है ना। तो ये कहाँ देखा जाता है? एक्चुअली ये देखा जाएगा आपको जहां पर भी सेटलमेंट का मतलब जहां पे लोग रह रहे हैं। दीज आर क्वासी अर्बन सेंटर वेयर, अच्छा देखो, क्वासी अर्बन सेंटर अभी समझा रहे हैं। क्वासी अर्बन सेंटर ये अंडरलाइन कर लेना, ये आ सकता है एमसीक्यू में। क्वासी अर्बन सेंटर वेयर द पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड। अब देखो, कभी कभी ये मार्केट, ये रूरल मार्केटिंग एक्चुअली वहां होता है ना जो लगभग क्वासी अर्बन होता है। क्वासी अर्बन का सेंस ये है, न तो पूरी तरह से शहर है और न ही वो पूरी तरह के गांव है। जैसे जहां आपका ये संस्था है, ये देखिए, अब इसके आगे आपको एक मार्केट मिलेगा झंगा, है ना, या फिर कौड़ीराम गए हो, कौड़ीराम मार्केट देख लो। कौड़ीराम को तुम पूरी तरह से शहर भी नहीं कह सकते हो, पूरी तरह से गांव भी नहीं कह सकते हो। हर चीज वहां पे है ना। वहां पे स्कूल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। तो लगभग ऐसे मार्केट क्वासी अर्बन एरियाज में लगते हैं जो पूरी तरह से डेवलप ना हो, जो जहां पे पर्सनल और प्रोफेशनल काम भी बहुत ही वेल डेवलप तरीके से न की जाती है। दे आर सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज which are most frequently demanded by rural folk। एक्चुअली यहाँ पे वो सारी चीजें बेची जाती हैं जो मैक्सिमम गांव के लोगों के डिमांड को पूरी करती हो। गांव के लोग अपने गांव से निकले तो उनके गांव के बाहर हम कस्बे के नाम से, टाउन के नाम से जानते हैं, भैया हम फला मार्केट में जा रहे हैं सामान, वो उनके गांव से 5-7 किलोमीटर के दूरी पे होता है। वो वहां पे जाते हैं, उनको पंखे की जरूरत है, फ्रिज की जरूरत है, कूलर की जरूरत है, अपनी गाड़ी बनवानी है, सर्विसिंग करानी है, सारी सेवाएं उनको वहां मिल जाती है। उनको बच्चों को स्कूल जाना है तो गाँव से निकलकर 5-7 किलोमीटर पे अपना चले जाते हैं, है ना। ऐसे एरिया में आपको इस तरह के मार्केट देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे पीरियोडिक मार्केट इन रूरल एरियाज। पीरियोडिक मार्केट, अभी आपको पीरियोडिक मार्केट का मैंने एक एग्जांपल बुधवार और शुक्रवार करके बताया है ना। पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज आर फाउंड वेयर देयर आर नो रेगुलर मार्केट्स। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे कोई रेगुलर मार्केट नहीं लग रहा है। रेगुलर मार्केट का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअस वहां पे मार्केटिंग नहीं चल रही है, कभी कभार वहां पे लोग अपने सामानों को बेचने आ जा रहे हैं। एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल। और देखो, पहले तुमने पीरियोडिक मार्केट समझ लिया, अब लोकल पीरियोडिक मार्केट क्या है? जो डिफरेंट इंटरवल पे होता है। जैसे मान लीजिए इस शुक्रवार को हुआ, उसके बाद क्या होगा, मतलब अब ये लोग उठकर कहीं और चले जाएंगे। जैसे मान लो मेरा दुकान कोई एरिया ए है ना, ऐसे समझो। जैसे मान लीजिए कोई एरिया ए है, किसी गांव का नाम ए है, किसी गांव का नाम बी है, किसी गांव का नाम सी है, किसी गांव का नाम डी है, और मैं एक मैं मान लो एक पंखा बेचने वाला हूं। तो मैं एक दिन सोमवार को मैंने अपना पंखा यहां बेचा, है ना, मंगलवार को मैंने पंखा यहां बेचा, मतलब यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे मैं पंखा का स्टोर लगा दिया। उसके बाद मैंने स्टोर यहां लगाई, फिर मैंने स्टोर यहां लगाई। समझ में आ रहा है? एरिया ए के लिए इसका मार्केट कब होगा? सोमवार को। एरिया बी के लिए मार्केट कब होगा? मंगलवार को। समझ में आ गया कंसेप्ट आपको कि रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर टाइम इंटरवल से इसको होता रहता है। दीज में भी वीकली और बाई वीकली मार्केट, और ये दोनों तरह का होता है। या तो ये किसी गांव में हफ्ते में एक बार लगे, या तो ये हफ्ते में 2 बार लगे। वीकली मीन्स सप्ताह में 1 बार, बाई वीकली मीन्स 2 बार भी ये लग सकता है। देखिए पीरियोडिक मार्केट आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, है ना। ये इनका जमीन नहीं, ये कोई सरकार की जमीन होगी या फिर कोऑपरेटिव कोई मार्केट की
किसी कोऑपरेटिव लोगों का ये जमीन होगा, है ना, कई लोगों का समूह होगा, उनका जमीन होगा, किसी पर्सनल का भी हो सकता है ना, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन हो, इनको ये सभी दुकानदार क्या करते हो, किराया दे देते हो। तो यहाँ आपको देख पीरियोडिक मार्केट, अब देखो ये पूरा शहर जैसा नहीं, ये कोई गांव का क्वासी अर्बन एरिया है ये, है ना। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सब्जी बेच रहा हर जगह, कहीं और जाओगे तो कहीं और कुछ गाड़ी बना, कुछ खिलौने बेच रहा होगा, पोट्रीज वगैरह बेच रहे, पेंटिंग्स वगैरह बिक रही होंगी यहाँ पे, है ना। तो ये इनको भी रोजगार मिल रहा है, और जो इसके अगल बगल के गांव, 2-4 गांव और होंगे, वो भी यहाँ पे आएंगे मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि हफ्ते में एक बार लगाया जा रहा है। अब हम देखेंगे क्या, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। अर्बन मार्केटिंग सेंटर से पहले आप ऊपर वाला जो है, जो भी टॉपिक्स है, जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। रूरल मार्केट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्या, अर्बन मार्केटिंग सेंटर। जिस तरह गांव में लगा हुआ है ना, उसी तरह से अब शहरों में भी हम देखेंगे। अर्बन सेंटर ऑफर मैन्युफैक्चर्ड गुड as well as many specialized markets develop. Example, market for labor, housing, semi और finished product। देखो अर्बन सेंटर में आपको जो भी मार्केट दिखेगा, सब के सब आपको मैन्युफैक्चर गुड्स बेचने को दिख रहे होंगे, और ये काफी स्पेशलाइज्ड मार्केट होता है। आप शहर में चले जाइए तो आपको एक ही ब्रांड का कई सारी चीजें आपको दिखाई देंगी किसी एक दुकान पे, है कि नहीं। तो ये मेनली क्या होता है, अगर मान लीजिए मार्केट फॉर लेबर, जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे आपको जैसे जो भी लोग काम करने वाले लोग आपको इस मार्केट में जाके दिखाई देंगे। अब आप गोरखपुर में देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर सुबह चले जाइए रुस्तमपुर के साइड में, दुनिया भर के लेबर, आपके मिस्त्री, अगर आपको घर बनवाना है, दुनिया भर के मिस्त्री खड़े रहते हैं, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं है, आप जैसे ही जाएंगे आपको दिख जाएंगे। तो चीजें आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। Services of educational institutions and professionals such as teachers, lawyers, consultants, physician, dentist and veterinary doctors are available। यहाँ पे आपको बहुत ही इस ऐसे मार्केट में आपको हाई प्रोफाइल के लोग देखने को मिलेंगे, काफी प्रोफेशनल लोग देखने को मिलेंगे, चाहे वो टीचर्स हो, है ना, चाहे वो डॉक्टर्स हो, आपको लॉयर्स अच्छे अच्छे मिलेंगे। सर्विसेज यहाँ की, अब सॉरी टेली कम्युनिकेशन बचा हुआ है ना अभी, ऊपर से कहाँ चलेगा, नंबर 12। अच्छा ये आ गया रिटेल, है ना। अब इसी में एक चीज और आता है, रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटे मोटे 1-2 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है, समझ। रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट और स्टोर स्लोली डेवलप टू सेलिंग। रिटेल शॉप क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ना, अभी छोटी मोटी कोई दुकान है जो अभी डेवलप कर रही है, जहां पे आपको जैसे कहते हैं फुटकर में सामान मिल जाता है। आप गांव में देखेंगे, आपको अगर टॉफी खरीदना है, अगर वो भले वो डब्बा 150 का है, अगर आपको 2 रुपए की टॉफी चाहिए तो उसी डब्बे में से 2 टॉफी आपको निकाल के दे देगा। फुटकर में छोटी मोटी दुकानों को हम क्या कहते हैं, रिटेल शॉप कहते हैं। ये उसके बाद एक आपको दिखेगा होलसेल ट्रेडिंग, ये सारा अर्बन सेंटर में होता है, ये मैक्सिमम हमको रूरल एरिया में देखने को मिलेंगे, और होलसेल वाला कहाँ देखने को मिलेगा, अर्बन एरिया में। अब इसमें क्या होता है ना कि सामान आपको बिजनेस यहाँ पे आपको ट्रेड बल्क में करना होता है। अगर आप ऐसे शॉप पर जाएंगे, ऐसे होलसेल ट्रेडिंग सेंटर पे जाएंगे, तो अगर आप कोई सामान खरीदेंगे तो अगर आप सोचेंगे हमको फुटकर में मिल जाए तो नहीं मिलेगा। 10,000, 20,000, 30,000 बल्क में काफी आपको सामान, ये पूरा इनका एक स्टोर हाउस होता है, वहां पे सारे सामान को जमा रखते हैं। ये यहाँ से रिटेल शॉप पे जाता है, ध्यान समझना। ये होलसेल ट्रेडिंग यहाँ से सीधे रिटेल शॉप पे जाएगा, और रिटेल शॉप से कंज्यूमर्स को ये प्रोवाइड होता है। अब छोटी मोटी चीजें और आपको देखने को मिलेंगी, जैसे स्ट्रीट पेडलिंग, है ना। यहाँ पे आपको हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर यहाँ पे ट्रेडिंग। देखो डोर टू डोर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया तो वो खाना कहाँ पहुंच गया, डायरेक्ट आपके घर पे पहुंच गया। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान देना, ये जो भी चीजें तुम देख रहे हो ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं, कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। टर्शियरी सेक्टर में ही सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आपको टेलीफोन, ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, है ना, इंटरनेट आर एग्जांपल ऑफ नॉन स्टोर रिटेल। ये नॉन स्टोर रिटेल, इनका कोई अपना दुकान नहीं होता है, बहुत स्पेसिफिक शॉप नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं।
आप पढ़िएगा इसको। यहाँ पे कुछ फोटोज के माध्यम से देख लीजिए, ये रिटेल ट्रेडिंग है, देखना यहाँ पे ये दोनों महिलाएं क्या कर रही हैं, जा रही हैं, इनको जो भी सामान पसंद, जैसे मान लो 10 मैगी का पैकेट रखा हुआ है, 10 पैकेट में इनको एक ही पैकेट खरीदना है, यहाँ से वो एक पैकेट लेंगी और चली जाएंगी काउंटर पे, एक पैकेट का पैसा देकर चली जाएंगी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, एक ही तरह का सामान बल्क में रखा हुआ है, अगर ये मैगी पूरा भयंकर मैगी से सब भरा हुआ है, तो क्या यहाँ पे तुम जाके एक मैगी खरीद सकते हो? नहीं, यहाँ पे जाएगा कौन? इस दुकान का मालिक जाएगा वहां पे। समझ में आ गया? अगला हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के भी हमारे पास 3 माध्यम है, रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज या सीवेज, है ना। ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस और फैसिलिटी बाय विच पीपल, materials and manufactured goods are physically carried from one location to another। ये क्या होता है कि ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें कोई विषय, कोई मनुष्य यानी कोई व्यक्ति या फिर उसका वस्तु, उसका मैन्युफैक्चर गुड एक जगह से दूसरी जगह भौतिक रूप से ट्रांसफर किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब देखो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कॉस्ट द डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब देखो हमें कौन सा ट्रांसपोर्ट चुनना है ना, हम इस वाले ट्रांसपोर्ट को चुने सर्विस देते हुए, या इसको चुने या इसको चुने, किसको हम चुनेंगे ये डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, नीड यानी कि उनको जरूरत कितने समय पे है, और पैसा कितना लग रहा है। जैसे मुझे बहुत इमरजेंसी है और मुझे 2 घंटे के अंदर दिल्ली जाना है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो मैं क्या चुनूंगा? रोडवेज। ऑब्वियसली मैं एयरवेज चुनूंगा, तो ये मेरे नीड पे हो गया। समझ में आ रहा है? और अगर बहुत महंगा है, अगर कॉस्ट काफी महंगा है और ठीक है मैं नहीं 1 घंटे पहुंचा तो कोई बात नहीं, कल भी मैं जा सकता हूं वहां पे, तब मैं किसको चुनूंगा? रोडवेज को चुनूंगा। तो ये अपने नीड पे, अपने डिमांड पे डिपेंड होता है कि हम कौन से मार्ग को चुन रहे हैं। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ट्रांसपोर्ट का डिमांड कब बढ़ा? जब लोगों की जनसंख्याएं बढ़ने लगी, तब ट्रांसपोर्ट का भी डिमांड बढ़ने लगा। रूट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर एंड रॉ मटेरियल्स, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड फंड अवेलेबल फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रूट। अब देखो ध्यान से, ट्रांसपोर्ट पे कुछ चीजें और इफेक्ट करती हैं कि आप जा कहाँ रहे हैं। रूरल एरिया में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है कि शहरों के एरिया में, है ना। साथ ही साथ क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल का पैटर्न भी डिपेंड करता है। जहाँ पे बढ़िया बढ़िया रॉ मटेरियल मिलेगा वहां पे मैक्सिमम कंपनियां रहेंगी, जहां पे मैक्सिमम कंपनी है वहां पे लोग जाएंगे नौकरी करने के लिए, अपने परिवार को ले जाएंगे, तो वहां की रोड वगैरह आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, है ना। कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया? ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम? कम्युनिकेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड एंड मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज। सिंपल कोई कहे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो हम अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज को कि जब किसी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे आपको कुछ बताना है ना, मुझे किसी चीज के बारे में आइडिया आपको देना है, तो मैं उसको लिख कर भी दे सकता हूं, मैं एक टेक्स्ट मैसेज आपको ईमेल भी कर सकता हूं, फोन के माध्यम से भी बता सकता हूं, है ना। वो क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन में एक चीज का ध्यान दिया जाता है कि आपके सभी डेटा को इनक्रिप्टेड रखा जाता है ना। जैसे कि आप कोई मैसेज किसी को कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो आपके पास है, जब दूसरे के पास ये कंपनी नहीं जान पाएगी, वो एक इनक्रिप्टेड वे में जाता है। वो कंपनी वालों को कैसा लिखेगा? हैशटैग स्लैश ऐसा लिखेगा, पर आप कुछ शब्द बोल रहे होंगे, जिसको भेजेंगे वही उसको पढ़ पाएगा, ठीक है। सर्टेन डेवलपमेंट सच एज मोबाइल टेलीफोन एंड सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब सैटेलाइट का जब काफी डेवलपमेंट हुआ, सैटेलाइट्स वगैरह आ गए, इंटरनेट आ गए, तो हमें ट्रांसपोर्ट, हम देखेंगे कि हम ट्रांसपोर्ट से लगभग इंडिपेंडेंट हो गए। पहले किसी को लेटर लिखना होता, कोई 2 बात कहनी होती थी, तो वो क्या करता था? डाक में जाकर डाकिए को अपना पत्र देता था और 1 हफ्ते में चला जाता था। अगर तुम लिख कर भेजिए कि पिताजी आप कैसे हैं, तो 1 हफ्ते बाद रिप्लाई आता था कि मैं ठीक हूं।
अभी क्या है, अभी आप डायरेक्ट फोन पे उनका हाल चाल ले सकते हैं, है ना। बट ड्यू टू cheapers of the older system, very large volumes of mail continue to have handled by post offices all over the world. लेकिन देखो ये काफी चीजें ना ये बहुत ज्यादा सस्ती हो चुकी हैं अब, है ना। तो लोग मैक्सिमम चीजें जो जैसे कि मान लो आज भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट वगैरह क्या करती है, आपको ईमेल के माध्यम से आपका आधार कार्ड नहीं भेजी होगी, किससे भेजी होगी, डाक के माध्यम से, है ना। आज भी लोग प्रिफर कर रहे हैं डाक वगैरह जैसी सुविधाओं को। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है, इट हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ द स्पीड विथ विच मैसेज आर सेंट। ये काम देखो, टेली कम्युनिकेशन काफी रिवॉल्यूशनरी चीज है। जिस हिसाब से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये अगर आज से 100 साल पहले के लोगों को दिखा दो तो उनके लिए क्या होगा, ये 8वां अजूबा होगा कि किसी व्यक्ति से आप वीडियो कॉल पे ऐसे डायरेक्ट बात कर ले रहे हैं, है ना। आपकी चीजें इतनी जल्दी पहुंच जा रही हैं। आपको कोई पेपर भेजना है मान लो कचहरी में ही, तो आप कचहरी जाने की जरूरत नहीं है, जो आपका आदमी वहां पे आप उसको ईमेल कर दीजिए, वो वहीं पे निकाल लेगा, है ना। रिसेंट एडवांसमेंट लाइक मोबाइल टेलीफोन है मेड कम्युनिकेशन एंड डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। आज आप मोबाइल के माध्यम से कभी भी किसी भी तरीके का मैसेज आप सेंड कर सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से आप किसी भी चीजों को देख सकते हैं। मास मीडिया के माध्यम से आप जो आपके देश में चीजें हो रही हैं आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। न्यूज़पेपर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से आप क्या देख सकते हैं, स्पेस के बारे में जानकारी आपको मिल जा रही है ना। न्यूज़पेपर के आपके देश की राजनीति, पॉलिटिक्स, हर चीजों को आपको समझने का मौका मिल जा रहा है। और इंटरचेंज ऑफ इन सभी में रिवॉल्यूशन लाने का जरिया क्या रहा, तो इंटरनेट रहा। इंटरनेट नहीं होता तो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन टेलीकम्युनिकेशन में कभी नहीं आ पाता। अब हम थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में छोटी मोटी जानकारी और देखेंगे। सर्विस ऑकर at many different levels. Some are geared to industry, same to people, and some to both industry and people. Example, transport system. सर्विस हर जगह होता है, इंडस्ट्री में भी होता है और लोग भी सर्विस देते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में आप ट्रांसपोर्ट को आप ले सकते हैं। लो ऑर्डर सर्विस, देखो लो ऑर्डर सर्विस क्या होता है। लो ऑर्डर सर्विस सच एज ग्रोसरी शॉप, है ना, लॉन्ड्रीज आर more common and widespread than high order service or more specialized, one like those of accountant, consultant and physician. जो लो ऑर्डर सर्विस होती है ना, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे दुनिया भर की ग्रोसरी शॉप आपको मार्केट में मिलेंगी, कई सारे कपड़े धोने वाले आपको दुनिया भर के मार्केट में मिल जाएंगे। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर who can afford to pay for them. और ये सर्विसेज किसको मिलती हैं, उस कस्टमर को मिलती हैं जो इसके लिए क्या करे, पे कर सके। अब थोड़ा सा आप मुझे एक चीज समझाइए जो मैं आपको अभी पढ़ाया हूं। अगर मैं किसी चीज को पे करके सर्विस ले रहा हूं तो वो क्या है, वो एक्सचेंज है कि प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है। और अगर उससे मेरी नीड पूरी हो रही है तो वो क्या है, वो प्रोडक्शन है। तो एक्सचेंज और प्रोडक्शन में डिफरेंस पता चल गया। तो जब भी आप टर्शियरी एक्टिविटी का डेफिनेशन लिखेंगे तो एक्सचेंज और प्रोडक्शन का डिस्कशन जरूर करिएगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, फॉर एग्जांपल द गार्डनर, द लाउंडरर एंड द बार्बर डू प्राइमरली फिजिकल लेबर, टीचर, लॉयर, फिजिशियन, म्यूजिशियन एंड अदर परफॉर्म मेंटल लेबर। दो तरह का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर किसी गार्डनर को देखेंगे, किसी बार्बर को, नाई को देखेंगे तो फिजिकल लेबर करते हुए दिखा, लेकिन एक टीचर, मैं फिजिकल लेबर क्या कर रहा हूं, मैं तो मेंटल लेबर कर रहा हूं। जितनी जानकारी मुझे है मैं आपके सामने उसको रख दे रहा हूं। सर्विस सेक्टर इज वेल डेवलप्ड इन रीजन वेयर देयर इज हाई टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल नो हाउ देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्विसेज। सर्विस सेक्टर आपको वही देखने को मिलेगा, टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा। आपको वहीं देखने को मिलेगा जहां पे काफी हाई प्रोफेशनल लोग हों, जहां पे एजुकेशन लेवल काफी ज्यादा हो। सर्विस वंस जनरेटेड कैन बी इजीली अवेल्ड बाय मेनी एंड प्रोवाइड हाई मॉनेटरी वैल्यू इन द टर्म ऑफ वेजेस, सर्विसेज एंड चार्जेस। देखो सर्विस सेक्टर में आपको क्या मिलता है, एक्सचेंज के रूप में आपको वेजेस मिलेगा, सर्विस चार्जेस वगैरह आपको। सर्विस चार्जेस मतलब देखे होंगे आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए और लोग खाना खाते हैं, फिर टिप्स वहां पे रख देते हैं, है ना, तो सर्विस चार्ज आपको मिल जाता है। और वेजेस के रूप में आपको सैलरी मिल जाएगी आपकी।
as a country develops more and more people shift to tertiary activities and the share of tertiary activities in the GDP is even fastest. जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है सर्विस सेक्टर की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास जितनी किताबें हैं मैंने सब अमेजोन से मंगाई हैं, बल्कि जहां मैं रहता हूं मुश्किल से 10 कदम पे ही मार्केट है और मार्केट में बहुत बड़ा एक कॉपी किताब की दुकान है। मैं चाहूं तो वहां से भी खरीद सकता हूं, पर लोग आदत बन गई है ऑनलाइन मार्केटिंग करने की और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब भी आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं गवर्नमेंट को भी आप टैक्स देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो जीडीपी में भी सर्विस सेक्टर का बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि यहां भी प्रोडक्शन दिख रहा है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना, सकल घरेलू उत्पाद। जहां भी प्रोडक्शन होगा वहां पे जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा। तो आज के समय में सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर का बहुत ही अहम भूमिका है। सर्विस सेक्टर प्रोवाइड द मोस्ट लंप सम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इनकम फॉर द कंट्री, देयरफॉर सर्विस सेक्टर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप देखेंगे लोग दुबई जाकर कमा रहे हैं, थाईलैंड कमा रहे हैं, सिंगापुर कमा रहे हैं। जब लोग अपने परिवार के लिए वहां से पैसा भेजते हैं तो वहां पे फॉरेन एक्सचेंज भी आपको देखने को मिलेगा। वहां भी गवर्नमेंट को बहुत मोटा रकम देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या हो गया? सर्विस सेक्टर आपका हो गया। ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर में आएंगी। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन शॉपिंग, है ना, यहाँ पे डॉक्टर हमारे हो गए, ये मेंटल लेबर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब्जी बेच रहे हैं, ये यहाँ पे लॉन्ड्री शॉप, कपड़े धुले जा रहा है। आपको घर पे कपड़ा ही नहीं धुलना है, जितना भी कपड़ा है आप कहाँ ले जाइए, लॉन्ड्री शॉप पे आप दे दीजिए। और ये चीज ध्यान देना है, सर्विस सेक्टर उन्हीं को प्रोवाइड होता है, उसी इंडिविजुअल को मिलता है हु पे फॉर इट। यू हैव टू पे टू गेट दिस सर्विसेज। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे देखेंगे हम। पीपल इंगेज इन सर्विस सेक्टर। याद रखिएगा आपके एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों टर्शियरी सेक्टर जीडीपी को लेकर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको अपने हिसाब से पॉइंट बना के आपको आंसर लिखने हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज। हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज कैन बी फाउंड इन डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड लेस देन डेवलप्ड कंट्रीज। Employment in this sector keep increasing while it is the same or decreasing in the primary and secondary sector. आपको देखने को मिलेगा जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रखा है। आप देखिए आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम आ गया है ना। आप ये भी देखेंगे लोग घर बैठे, जब से कोरोना आया है वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं। आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो घर बैठे काम कर रहे हैं और 30-35 हजार महीने का उठा ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। मेडिकल सर्विसेज और आजकल तो स्लाइड ऊपर हो गया 25 पढ़ना है। टूरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। टूरिज्म भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्विस सेक्टर। अच्छा देखो टूरिज्म, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा ना, टूरिज्म पर असर क्या डालता है ये मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। पहले थोड़ा सा टूरिज्म को हम समझ लेते हैं। टूरिज्म is a part of service sector that refer to travel undertaken for purpose of recreation rather than business. This industry generates jobs and people engaged in providing accommodation, meals, transport, entertainment, infrastructure, retail, trading and craft. अब आप सोचेंगे कि सर टूरिज्म कैसे एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है, टूरिज्म कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है? बिल्कुल करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दे रहा हूं कि अगर यहाँ पे कोई हेरिटेज है, कोई नेशनल हेरिटेज है ना, जैसे मान लीजिए आगरा ताजमहल में लोग घूमने आते हैं, देश विदेश से आते हैं। जब वो वहां से आएंगे और बहुत हैवी मात्रा में आते हैं, भारत की अच्छा भारत छोड़ो, मालदीव देख रहे हो, इतना विकास है मालदीव की पूरी जीडीपी ही टूरिज्म पे है। और भारत में भी बहुत मोटी रकम आती है टूरिज्म से, बहुत ज्यादा जीडीपी बहुत असर करता है। जैसे कि मैं ताजमहल का, लाल किले का एग्जाम्पल ले लो। दिल्ली में लाल किला है, लाल किला में देश विदेश से लाखों हजारों लोग आते हैं। अब जब ये लोग भारत आएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो मनी एक्सचेंज होगा, आपको फॉरेन एक्सचेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पर फायदा हमें है। फिर वो जहां जाएंगे वहां पे होटल लेंगे, होटल वाले को फायदा है,
गाड़ी करके जाएंगे, रिक्शा करके जाएंगे, ऑटो करके जाएंगे, वहां पे फायदा है। घूमने जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, वहां पे हमें फायदा है। हमारे वो यहाँ पे वो है, खाना खाएंगे, वहां पे फायदा है। जो उन्हें उस हेरिटेज में उन्हें घुमाएगा, गाइड करेगा, गाइड को प्रॉफिट है। तो दुनिया भर का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होता है और संस्कृति भी आदान प्रदान होती है। कई सारे लोग देखे होंगे वृंदावन, मथुरा, कई सारे विदेशी आए और यहीं पे रह गए, यहाँ की संस्कृति से इतना प्रभावित हुए। It has become the world's single largest tertiary activity in the total registered job 250 million। पूरी दुनिया में इसने कितना जॉब क्रिएट किया है टर्शियरी, इसे टूरिज्म ने केवल 250 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख में 250 का मल्टीप्लाई कर देना, उतना लाख जो है जनरेट हो चुके हैं। द टोटल रेवेन्यू 40% ऑफ द टोटल जीडीपी, टोटल जीडीपी का 40% विश्व में अकेले संभाला है टूरिज्म। तो ये हल्के मत लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। टूरिस्ट रीजन, टूरिस्ट कैन बी सीजनल और थ्रू आउट द ईयर लाइक वार्मर प्लेसेस अराउंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर। अब देखो यहाँ पे आपको है ना क्लाइमेट बहुत असर करता है। जैसे कि मान लीजिए रसिया में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, अमेरिका में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तो वहां के लोग कहाँ पे आएंगे? वार्मर एरिया में आएंगे। वार्मर एरिया कहाँ मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी के अगल बगल, भूमध्य सागर के अगल बगल, ऊपर यूरोप का हल्का सा हिस्सा, नीचे अफ्रीका का हल्का हिस्सा, इजिप्ट वगैरह है ना, टूनिशिया वगैरह, इटली घूमने चले जाएंगे, ग्रीस घूमने, मैसेडोनिया घूमने चले, स्पेन में घूमने चले जाएंगे, फ्रांस में घूमने चले, फ्रांस के नॉर्दर्न रीजन में, तो चारों ये घूमने। भारत में कहाँ आएंगे? उत्तर प्रदेश के रीजन में आ जाएंगे। हमारे यहाँ उड़ीसा का सूर्य टेम्पल देखने चले जाएंगे। हमारे यहाँ नीचे दक्षिण भारत में दुनिया भर के हेरिटेज वहां जाएंगे घूमने के लिए। हिस्टोरिक टाउन, रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजन, दूसरा कंसेप्ट क्या आ गया? रिलीजन। पहला आपने देखा क्लाइमेट, दूसरा आपको फैक्टर क्या मिल गया? रिलीजन। हेरिटेज साइट ऑफर टूरिस्ट थ्रू आउट द ईयर, फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म। एक हिस्टोरिकल साइट जो बड़े बड़े स्मारक हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, नीचे आप आ जाए गंगई चोलपुरम के कई सारे मंदिर, गंगई कोल्ड चोलपुरम, काशी विश्वनाथ। तो ऐसे ऐसे हिस्टोरिक साइट्स पे टूरिस्ट साल भर मतलब पूरी साल थ्रू आउट द ईयर आते जाते रहते हैं। द राइज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर इट विच इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज द लेजर टाइम। ये स्टैंड, अब देखो आजकल टूरिज्म क्यों बढ़ावा हो रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी बढ़ गई है, लोग काफी मनी जनरेट कर चुके हैं, हर देश विकास कर रहा है, कहीं कहीं तो टूरिस्ट विकास देखने के लिए चले जाते हैं, फला देश कैसा है ना। Another factor is improvement in transportation that has made travel easier and destination reachable। और सबसे बड़ा फैक्टर टूरिज्म को क्या असर कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा जो काफी अच्छी है। अब ये जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टूरिज्म पे असर डाल रहे हैं, तो मैं आपको बोला हूं ना क्लाइमेट, रीजन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, उसको एक बार हम देख लेते हैं। डिमांड सिंस द लास्ट सेंचुरी द डिमांड फॉर हॉलिडे हैज इंक्रीज रैपिडली, इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर लिविंग एंड इंक्रीज लीजर टाइम परमिट एनी मोर पीपल टू गो हॉलिडे फॉर लीजर। आजकल देखिए, आजकल लोग छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं? देश विदेश घूमना पसंद कर रहा है। कई तरह की जॉब है उनके पास, क्योंकि मैक्सिमम लोग किस में इंगेज है? टर्शियरी सेक्टर में खुद इंगेज है। तो छुट्टियों में 1-1 महीने 2-2 महीने छुट्टियां मिल रही है, तो काफी समय है उनके पास, तो घूमने चले जा रहा है। ट्रांसपोर्ट, सब एक और बड़ा फैक्टर आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा है, हवाई जहाज में बैठो और 2 सेकंड में आपको जहां जाना है चले जाओ। मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज, अब देखो यहाँ पे ऊपर आप एक चीज और लिख सकते हो, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट डाल दिया, क्लाइमेट डाल दिया। अब हम देखेंगे मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में, तब तक ऊपर टूरिज्म का रिवीजन जल्दी जल्दी करिए। फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया, अब थोड़ा मेडिकल देखो, अब एक बात याद रखना, मैं बार बार आपसे नहीं कहूंगा, ये जितना आप पढ़ रहे हैं सब के सब टर्शियरी में आएगा, बस हल्का फुल्का इनके बारे में हम जानते चल रहे हैं। मेडिकल सर्विसेज और टूरिज्म टेक प्लेस व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटीज। अच्छा एक बात और, टूरिज्म होगा तो क्या मेडिकल सर्विस नहीं लगेगी? और मेडिकल सर्विस अच्छी रहेगी तभी तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, कि हम वहां जाएंगे, अगर कोई दुर्घटना होती है, मान लो मौसम चेंज हो रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तबीयत बिगड़ रही है, तो यहाँ पर भी उसका लाभ देखने को मिलेगा।
People from developed countries like US are visiting India for medical tourism or services. These bring economic benefit to India and other countries where medical tourism is taking place like Thailand, Singapore and Malaysia. बहुत सारे लोग भारत घूमने आते हैं या फिर अन्य देशों से थाईलैंड में, सिंगापुर में, मलेशिया जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी काफी अच्छी है। भारत के डॉक्टर बहुत ब्रिलियंट है जान लो। भले हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जो फॉरेन के लोगों को पता है कि भारत के डॉक्टर जो है एक नंबर के हैं। आप देखिए कोविड के टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर किसी देश ने अगर सबसे ज्यादा कोविड पे अपना कदम, मतलब कोविड को ओवरकम किया, तो वो इंडिया ही है। खुद तो वैक्सीन बनाया, एक दूसरों को भी बांटना शुरू कर दिया। सबसे फास्ट इंडिया में हुआ है। अदर मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट, data interpretation, reading radiology images, interpreting magnetic resonance images and ultrasound tests are taking place in। देखो इतनी भयंकर चीजें जो पहले पॉसिबल ही नहीं थी, इतनी जबरदस्त चीजें, अल्ट्रासाउंड है ना, और ये डाटा विदेश में यानी फॉरेन में भी जो चीजें नहीं हो पाती हैं, वो लोग क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारत में भेजते हैं कि ये लोग ब्लड ग्रुप थोड़ा चेक करके बताओ इसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। जो आप आगे पढ़ेंगे, मैंने छोटे में बता दिया आपको। ये भी इंडिया में काफी तेजी से हो रहा है। ये सभी चीजें क्या है, आउटसोर्सिंग है। मेडिकल लेवल, मेडिकल एरिया में यहाँ के किसी डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम है, वो इंडिया के डॉक्टर संपर्क कर ले रहा है। चाइना के किसी डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके इधर आपके अमेरिका से डॉक्टर से वो कंसल्ट कर सकता है। तो ये चीजें क्या है, आउटसोर्सिंग है। समझ आ गया आउटसोर्सिंग। अब हम पढ़ेंगे क्वाटरनरी एक्टिविटीज। क्या पढ़ेंगे, क्वाटरनरी एक्टिविटीज। ये 2-2, 3-3 नंबर में आपसे पूछ सकता है ना, कि व्हाट इज क्वाटरनरी एक्टिविटीज एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज, दोनों के एक साथ भी पूछ सकता है। ये भी टर्शियरी सेक्टर का एक छोटा सा रूप है, जिसको एक अलग सर्विस का ही नाम दे दिया गया है, टर्शियरी में न रखकर। लेकिन मैं जहां तक मैं इसको टर्शियरी में ही इंक्लूड करता हूं। द एक्टिविटी रिलेटेड टू नॉलेज ओरिएंटेड। सबसे पहले इसका सबसे पहला बेसिक चीज क्या लिखोगे, ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो जो नॉलेज ओरिएंटेड हो, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सब किस में आ जाएंगे, क्वाटरनरी एक्टिविटीज में आ जाएंगे। इन्वॉल्विंग कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम अंडर द क्वाटरनरी एक्टिविटीज, है ना। तो जैसे मान लो कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है ना, कोई डॉक्टर है, वो अगर किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपने आइडियाज को शेयर कर रहा है, तो क्या किसमें आ जाएगा, क्वाटरनरी एक्टिविटीज आ जाएगा। दे सेंटर अराउंड रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसमें कौन कौन आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड मैनेजर आ जाएंगे, डॉक्टर आ जाएंगे, अकाउंटिंग ब्रोकरेज फर्म आ जाएंगे। जैसे आप लोग देखिएगा आजकल ग्रो ऐप है ना, ग्रो ऐप है, एम पैसा ऐप है। ये लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगवाते हैं, लोगों को आइडिया देते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, जाकर अपनी बीमारी के बारे में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, डॉक्टर आपको आइडिया देता है। आप ऑनलाइन भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जहां भी आइडियाज की शेयरिंग हो रही हो, नॉलेज का शेयरिंग हो रहा हो, और आपकी इच्छाओं, आपकी जानकारियों, आपकी जो भी जानकारी क्वेरीज है आपको प्राप्त हो जा रही है इजीली, वो किस में आ जाएंगे, क्वाटरनरी। दे कैन बी आउटसोर्स। अब देखो क्वाटरनरी एक्टिविटी आउटसोर्स भी हो सकता है। आउटसोर्स का मतलब अभी भी बताया हूं, बाहरी देशों से डाटा को प्राप्त कर लेना, है ना, ये आउटसोर्स भी हो सकता है। दिस सेक्टर हैज रिप्लेस्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी एब्जॉर्ब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमी। लगभग ये वाला सेक्टर ना प्राइमरी और सेकेंडरी को दबा कर रखा है, और देश की इकोनॉमी को सबसे तेज तरीके से संभाला है क्वाटरनरी एक्टिविटी भी। और उसी का ही एक थोड़ा सा एडवांस रूप आपको आ जाएगा क्वाइनरी एक्टिविटी। क्वाटरनरी का एक थोड़ा सा है, इसमें मैनेजमेंट के लोग होते हैं। देखिए जैसे मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके यहाँ का डीएम, है ना, जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो भी कार्यपालिका के आपके अधिकारी होते हैं, है ना, जो भी मैनेजमेंट को संभाल रहा है, वो किसमें आ जाएगा, क्वाइनरी एक्टिविटी। ये काफी हाई प्रोफाइल होते हैं, ये काफी हाई प्रोफाइल होते हैं, है ना। The activities that are highly specific and specialized are placed under it. These include high level decision maker. बहुत बड़े बड़े इसमें डिसीजन मेकर्स बैठे हुए होते हैं, जो किसी बड़े आइडिया पे डिसीजन लेते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी, रिसर्च साइंटिस्ट, नासा वगैरह में, इसरो में जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं।
दे आर आल्सो, देखो इनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहा जाता है। और लास्ट में आपका आ जाएगा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, आइडिया शेयर होता है एक जगह से दूसरी जगह। एक कंपनी का डाटा मान लो इंडिया से कोई, चाइना से कोई डाटा नहीं पढ़ा जा रहा है तो वो अमेरिका भेजेगा, वहां के लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे आउटसोर्सिंग पर एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, बोत्सवाना एक्सेट्रा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर, डाटा प्रोसेसिंग, आईटी रिलेटेड सर्विसेज आर एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग। ये सारा एग्जांपल आप जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर तुरंत लिखिए, जल्दी लिखो, तुरंत लिखो। जैसे कौन कौन सा, कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट। जैसे सुनो बात को ध्यान समझो, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई इंस्टाग्राम पे चैनल बना दिया, अब आपको प्रॉब्लम आ गई। इंस्टाग्राम कहाँ कंपनी है, अमेरिका कंपनी है, तो आप अमेरिका बात करेंगे क्यों, क्या डाटा आपका परेशान हो, क्यों आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है ना, वो आपको वहां से जानकारी दे, आपको सपोर्ट करेगा। तो ये क्या है, आउटसोर्सिंग है। तो ये इंडिया, चाइना, बोत्सवाना जैसे देशों में काफी तेजी से हो रहा है। इसी का एक छोटा सा रूप आपका बीपीओ मिलेगा। बीपीओ किस पे स्टैंड करता है, तो बीपीओ की स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इन्वॉल्व कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कॉल सेंटर, सिमिलर अदर पर्पसेज। ये बीपीओ का मतलब जो भी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड। आपके फोन में कोई दिक्कत है, एप्पल का फोन है, आप डायरेक्ट आपको कॉल सेंटर से आप अमेरिका में बात कर सकते हैं, है ना, तो उसमें आ जाएगा। डेवलप कंट्री में जाके बहुत दुनिया भर के लोगों को जॉब मिला है। उसी का इसका एक फुल फॉर्म लिख लेना, बिजनेस प्रोसेस आउट, ओ का मतलब आउटसोर्सिंग, बीपी का मतलब बिजनेस प्रोसेस। उसी तरह एक है केपीओ, ये आउटसोर्सिंग के ही 2 टाइप्स हैं। केपीओ का मतलब, केपीओ स्टैंड फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, which involve skilled worker enable companies to create additional business opportunity जैसे ई-लर्निंग, बिजनेस रिसर्च। अब जैसे देखिए यहाँ पे लर्निंग लिखा हुआ है, लर्निंग है, इसको ई-लर्निंग लिख लीजिएगा। आजकल देखिए भारत में ई-लर्निंग चल रहा है, देश विदेश के लोग शिक्षित कर रहा है कि किस तरह से अपना ध्यान दिया जाए, है ना, किस तरह से पॉवर्टी से बाहर निकला जाए, ऐसा क्या किया जाए कि समाज में जो मोरल वैल्यूज है वो काफी आगे जाए। आईटी वगैरह भी इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है। आजकल लोग इंटरप्रेन्योरशिप जो लोग कर रहे हैं, है ना, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप जाएंगे यूट्यूब पे दुनिया भर के चैनल है, किस तरह बिजनेस खोले आप, तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, केपीयू में आ जाएंगे। तो आप 2 एग्जांपल इसके, 2 एग्जांपल इसके याद रखिएगा। आउटसोर्सिंग का डेफिनेशन, तो यहाँ आपका टर्शियरी एक्टिविटी खत्म होता है ना। आपको बेटा एक चीज ध्यान देना है, आपको सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है प्राइमरी और सेकेंडरी पे। टर्सरी एक्टिविटी का नॉर्मल आप डेफिनेशन याद करते रहिएगा। 2 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, एक 2 एग्जांपल आपको लर्न कर लेने हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, हाँ 7-8 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपसे जब क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा तब मैं डिस्कशन करूंगा। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, टूरिज्म पे आ जाएगा, टूरिज्म को क्या इफेक्ट कर रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी, तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, उधर आपको मिल जाएगा सर्विसेज, है ना, सबको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स को एक्सप्लेन करिएगा, ट्रांसपोर्ट को, सेक्टर सर्विसेज को एक्सप्लेन करिएगा, जैसे सर्विस सेक्टर, दुनिया भर के ऑनलाइन जॉब वगैरह मिल रहे हैं। तो ये सारा आपका चैप्टर खत्म होता है और कल हम आपको स्टार्ट करेंगे क्या, अगला चैप्टर आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, देन थैंक यू सो मच, वी विल मीट on tomorrow.